मजा नहीं दे रहा है। हाँ मजा सब आता है, ज्यादा नहीं। उधर उधर पढ़ लेते थे ना तो इधर सही रहता था। यहाँ हाँ जाने के बाद सामान मंगा के फिर अपना पढ़ने लगा। चलो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये वो चैप्टर है जो आपका डिलीटेड है, ठीक है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स इसके भी कवर कर लेते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और जो मेन मेन चीजें हैं उन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि एक पर्टिकुलर नॉलेज हमारे पास रहे इस पूरे चैप्टर की। तो देखो, हम ये जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में, ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, सो वी हैव बेटा बेटा जो टीचमेंट है उसमें आप रजिस्टर करें। तो जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे, कोड डाल देंगे एनरोल क्लासरूम में, तो आपको फौरन आपके क्लास वाले सेक्शन में ज्वाइन लाइव करके ऑप्शन आ जाएगा, बटन दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो जब हम इस वर्ल्ड की बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को नेचर क्या करता है, प्रेफर करता है। क्योंकि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, मींस अगर एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही कंडीशन में फ्लरिश कर पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे, ठीक है, हेल्दीली ग्रो कर पाएंगे। जहां भी कंडीशन चेंज हुई जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक बार में खत्म और ये वर्ल्ड एंड, ठीक है। तो नेचर क्या करता है, नेचर डाइवर्सिटी को प्रेफर करता है। तो इसी वजह से वी नीड टू सी दैट कि इस पूरी दुनिया में करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस पूरी दुनिया में। कुछ हम देख पाते अपने नेकेड आई से, कुछ को हम एकदम देख नहीं पाते जो कि माइक्रोस्कोपिक होते, ठीक है। तो ये जो तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं इस दुनिया में, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी को हम बोल सकते हैं क्या, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। Okay, so that is called what, the biodiversity. Now this term of biodiversity was coined by, coined किसको कहते हैं, मतलब जो पहली बार किसी ने यूज किया, ठीक है। जैसे टर्म कॉइन मतलब कि एक एक बार यूज किया, ओके, अब उसके बाद वो यूज होता चला गया। तो सबसे पहले जो कॉइन किया था इस टर्म को, ठीक है, कॉइन द टर्म biodiversity, and this was done by W.G. Rosen. W.G. Rosen ने इसको कॉइन किया था बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। तो अगर हम ये देखें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, मींस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द होल वर्ल्ड। तो अगर हम गौर से देखें तो एक बहुत बड़े मास स्केल पे भी है, यानी दुनिया के लेवल पे अगर देखें, और अगर हम इसको देखें तो एक माइक्रो लेवल पे भी वर्क कर रही है। जैसे अगर आप एक वास लेते हो, गमला लेते हो, तो उस गमले की मिट्टी में तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो अगर वहां पे तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो वो भी क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाएगी, ठीक है।
इसी तरीके से आप देखें एक टाउन लेवल पे, तो यहाँ पे भी देखिए कितने तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसी तरह आप एक जो है इकोसिस्टम लेवल पे देखें, फिर एक बायोस्फीयर लेवल पे मतलब एक लेवल पे देखें। तो जैसे जैसे आप स्केल बढ़ा रहे हो, ठीक है, फ्रेम बढ़ा रहे हो, तो डाइवर्सिटी तरह तरह की होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, सो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। सबसे पहले क्या कहलाती है? अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी, इसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नोन एज गामा, गामा डाइवर्सिटी। सर ये ब्रैकेट मिला के बनाए ये ये अल्फा साइन, अल्फा, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी, गामा साइन। उसके बाद पॉइंट डाइवर्सिटी, ठीक है, पॉइंट वन। एंड एप्सिलॉन डाइवर्सिटी, एप्सिलॉन डाइवर्सिटी, ठीक है। एप्सिलॉन ऐसे बनाते हैं, एप्सिलॉन ई की तरह, ठीक है। तो वी हैव पॉइंट डाइवर्सिटी, वी हैव अल्फा डाइवर्सिटी, वी हैव गामा एंड वी हैव एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। मींस अगर हम पॉइंट डाइवर्सिटी की बात करें तो स्मॉलेस्ट स्केल पे, बहुत छोटे स्केल पे जो डाइवर्सिटी होती है, तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद होते हैं। रिया, आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब लग रहा है आपकी तरफ। हाँ, हम्म, तुम्हारी तरफ पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कभी। अभी कल कॉल आई तो हमारे यहाँ पे रीजन में ही इंटरनेट इशू, यहाँ पे भी इंटरनेट इशू है। आ तो रहा है, ओके। देखो इंटरफेस क्लोज नहीं हुआ, दैट्स व्हाट द एडवांटेज ऑफ इट, रहेगा। तो यहाँ पे अब कल हुआ, मेरे वहां आ रहा था और बाकी के वहां नहीं आ रहा। मैंने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे? आप ही लोग चेक करो ना भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। मैंने कहा आप लोग बताएंगे कहाँ से क्या वायरिंग की है, क्या किया है। मैंने कहा उमर के वहां आता है, मेरे पास नहीं आता है। भाई ऐसे कैसे, वो सर्वर तो एक है, ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज व्हाट द लोकल डाइवर्सिटी, लोकल डाइवर्सिटी। नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर जियो फाइबर। एक बार जियो फाइबर आ जाएगा ना, बहुत ही जल्दी आने वाला है। मतलब हो जाएगा जैसे ही उसकी वायरिंग वायरिंग हो जाएगी। नहीं अभी तो वो हो रहा है ना तार, हालांकि हम मार्च और अप्रैल देखते हैं। हाँ, अच्छा, ओहो, तब तक बीएसएनएल वाले अपने आप को सही कर सकते हैं। चलो, तो लोकल डाइवर्सिटी, लोकल मतलब जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं। पॉइंट डाइवर्सिटी बहुत छोटे स्मॉल स्केल, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मान लीजिए एक गमला लगा हुआ है, या फिर लोकल डाइवर्सिटी मतलब कि ये जो हमारे आसपास है, जैसे हम टाउन को ले लें, ठीक है, विलेज को ले लें, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो जैसे एक बड़े लेवल पे, जैसे लैंडस्केप, ठीक है, एक लार्ज एरिया, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर एक पूरा एक घोसी कवर करते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे, ठीक है, उसको पूरा कवर कोई है, ठीक है, को अगर पूरा कवर करते हैं, दैट इज व्हाट द गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एप्सिलॉन डाइवर्सिटी, दैट इज व्हाट द टोटल डाइवर्सिटी। लाइट डाउन कर दो, लाइट डाउन कर दो, ऐसी चश्मा नहीं लगाए नहीं दिखेगा। कौन है? नीचे लाइट डाउन कर दो, वो है इंडिकेटर की बगल वाली। ठीक है, सो द टोटल डाइवर्सिटी इज व्हाट। सही बात है। हेलो, 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 यस, ओके।
ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात हो रही थी कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट। सो अगर वो एक स्मॉल स्केल पे तो उसको हम पॉइंट डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अगर वो लोकल डाइवर्सिटी है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट द अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट वन एट द लैंडस्केप लेवल दैट इज कॉल्ड व्हाट द गामा, एंड इफ इट्स टोटल डाइवर्सिटी दैट इज नोन एज व्हाट द एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। टोटल डाइवर्सिटी मींस ऑन अ वेरी लार्ज, यानी ये जितनी डाइवर्सिटीज है इनको एक साथ करेंगे तो दैट विल मेक अप व्हाट द एप्सिलॉन डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके अब देखो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पे हमने समझा कि डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने कॉइन किया था। अब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ठीक है। नाउ टैक्सोनॉमी। अब देखो ये इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये प्रेजेंट हैं, तो इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना एक एक करके इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है चीजों को ताकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम इनके बारे में जान भी पाए, और कितने तरह के, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, हम जितना जान चुके हैं, ऐसा नहीं कि उतने ही, अभी और कितने मिलेंगे। तो ह्यूमन एक नेचर होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे बुक्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास वाइज बुक्स लगाए हुए हैं, क्लास 8 9 10 11 12 देन बीएससी एमएससी एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द नीड मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी, ताकि एक तरह की जो किताबें हैं वो एक जगह रहे, या एक क्लास की जो किताबें हैं वो एक जगह रहे, दूसरी क्लासेस की किताबें दूसरी, ताकि मुझे समझने में बार बार उनको ढूंढने में मुश्किल ना हो, और जो बुक मैं ढूंढना चाहूं बिना टाइम वेस्ट किए मैं ढूंढ लूं। तो इसी तरह इतने सारे करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको स्टडी करना है, ठीक है। तो अब यहां पे जरूरत क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तो सबसे पहले उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। किस बेसिस पे, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो एक तरह के दिखते हैं या एक तरह के फीचर्स हैं उनको एक जगह, और उसी ऑर्गेनिज्म में जहां पे फीचर्स अलग अलग हैं उनको एक जगह, जैसे हॉर्स एंड डोंकी, ये दोनों एक तरह दिखते हैं, सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। तो इसी वजह से एक क्या है हॉर्स और दूसरा क्या है डोंकी, ठीक है। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर हमने क्लासिफाई कर लिया, इससे क्या आसानी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिससिमिलैरिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, किसका, बुक्स का, ठीक है। दूसरी जरूरत क्या पड़ती है, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, अब उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है उसका नाम देना, यानी कोई नाम उसको दिया जाएगा। अच्छा, नाम अगर दिया जा रहा है तो यहां पे भी बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर में। इसको नाम देने को क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कि उसको हम टर्म्स दे रहे हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with what, the classification, nomenclature of an organism, और उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, that is called what, the taxonomy। पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि क्या हो रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, एक ये काम, फिर उसके बाद उनको नाम देना, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मिसाल के तौर पर एम्फीबियंस है, तो अब हम जानते हैं जैसे हम एम्फीबियन की बात करते हैं तो फ्रॉग इमेज सामने आती है, जैसे हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं स्नेक लिजर्ड सामने आता है, जैसे हम मैमल्स की बात करते हैं तो हमें डॉग मंकी ह्यूमंस दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है अमेरिका में और वो एकदम मैमल की तरह है, तो आप एजम्पशन शुरू कर सकते हैं ना कि हाँ वो इस तरह का हो सकता है या इस तरह से दिखता होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, मैमल के फीचर्स होंगे। अगर मैंने कहा कि वहां पे एक जो है ऑर्गेनिज्म मिला है जो एकदम एव्स की तरह है, बर्ड की तरह है, तो आप क्या पिक्चर नहीं क्रिएट कर पाएंगे, कर पाएंगे ना।
ठीक है, एव्स मतलब क्या, बर्ड्स। तो अगर मैं कहूं कि एक ऑर्गेनिज्म मिला जो एकदम चिड़िया की तरह है, तो ऑब्वियसली कुछ फिगर्स, कुछ इमेज, कुछ फीचर्स उसके सामने आ जाएंगे कि उसके पंख हो सकते हैं, पंख पे फेदर होंगे, उसकी चोंच होगी। पॉइंट समझ में आया? तो ये क्या किया, साइंटिस्ट ने ये ग्रुप बना दिया जिसको एव्स बोल दिया, यानी ये ग्रुप एव्स है। ठीक है, वो क्लास है, ऑर्डर है, क्या वो हम बाद में भी समझेंगे। ये क्या है, ग्रुप एव्स है, जिसमें क्या है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये ग्रुप मेमेलिया जिसमें ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म आगे जब भी डिस्कवर होंगे तो उनको ग्रुप में डाला जाएगा ना। तो एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स से उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एक ग्रुप है 10 बच्चों का, बहुत ही बदमाश, और उसमें कोई पाया जाता है कहीं भी, स्कूल बाहर, तो उस ग्रुप में जितने 9 होंगे तो उनको बहुत अच्छा समझा जाएगा नहीं ना। एक बंदे की वजह से आप बाकी 9 को जज कर सकते हो कि हाँ बाकी 9 कैसे होंगे। इसलिए कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यानी एक स्कूल से बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप कहते हो नहीं स्कूल में इसका मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही। एक स्कूल का बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, नहीं पढ़ाई वढ़ाई इसका मतलब नहीं हो रही, अब ये नहीं देख रहे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा। हाँ जी बताएं। ऐसा हुआ तो एक बच्चा उसी घर से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है तो क्या सोचेंगे। वही ना, तो बच्चे ही नहीं पढ़ रहा है ना, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं अपने ऊपर बिल्कुल डाले। हाँ अपने मन से बोल रहा है। वही मैं कह रहा हूं, तो बात किसकी आएगी, बात किसकी आएगी, उस ग्रुप की। ठीक है, तो उस ग्रुप पे के ऑर्गेनिज्म को देख के आप बाकी जितने ऑर्गेनिज्म है उनके फीचर के बारे में एक अंदाजा लगा, ये आसानी हो गई ना। ठीक है भाई, एक ऑर्गेनिज्म ये एम्फीबियन, हाँ ये बात अलग है, उसके रीजन, उसके एडाप्टेशन की वजह से कुछ फीचर्स अलग होंगे। जैसे अगर आप रेप्टाइल की बात करें तो स्नेक भी रेप्टाइल है, हाउस लिजर्ड जो होती है वो भी रेप्टाइल है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन दोनों रेप्टाइल्स हैं, व्हाई, बिकॉज दे हैव द रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, बट दे आर डिफरेंट आल्सो बिकॉज ऑफ देयर एडाप्टेशन। क्योंकि एक क्या है, क्रॉल करता है, ठीक, कहां, जमीन पे। एक जो होता है वो क्रॉल करता है कहां, दीवार पे। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि इट डिपेंड्स। तो यहां पे साइंटिस्ट, क्योंकि जरूरत इस चीज की पड़ी, जैसे जैसे नॉलेज आगे बढ़ी, शुरू के साइंटिस्ट ने, अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, थियोफ्रेस्टस की बात करें, तो इन लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। लेकिन उस वक्त लिमिटेड नॉलेज हुआ करती थी, तो उन्होंने किस बेसिस पे स्टार्ट किया, उन्होंने कहा जमीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले, बस 3 ग्रुप बना दिए। ठीक है, अब हवा में उड़ने वाले, उसमें बैट भी आ गया, उसमें बर्ड भी आ गए, और आज हम ये जानते हैं बैट मैमल होता है और बर्ड। लेकिन उस वक्त अगर आप सदियों पहले की बात करें तो फिर उस वक्त की जितनी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए, जमीन पर रहने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में रहने वाले। ठीक है, अब जैसे जैसे नॉलेज आगे बढ़ी, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, जैसे जैसे और फीचर्स को स्टडी किया गया, तो ग्रुप्स को और, यस, फीचर्स को और ऐड किया गया, इंप्रूवाइजेशन। ठीक है, जैसे इंप्रोवाइजेशन इंप्रूव किया गया, ताकि अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो वहां पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसीलिए शुरू में क्या होता था, जो आपका बैक्टीरिया होता था और प्लांट, उसको एक जगह रख दिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों के सेल वॉल होते हैं। लेकिन जब आगे साइंस बढ़ी तो फिर ये देखा गया, अरे बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, प्लांट का भी सेल वॉल होता है, लेकिन दोनों सेल वॉल अलग अलग कंपोनेंट्स के बने होते हैं। और बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, इसके अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्लांट के अंदर तो बाकायदे सारे फीचर होते हैं। तो जब ये सारी स्टडीज आगे बढ़ी तो फिर बैक्टीरिया को अलग एक ग्रुप दे दिया गया, और फिर प्लांट को एक अलग ग्रुप दे दिया गया कि बैक्टीरिया और प्लांट दोनों एक नहीं है, कुछ कॉमन फीचर जरूर है, उसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके भी साइटोप्लाज्म है, इसके भी साइटोप्लाज्म है, इसके भी सेल वॉल, इसके भी सेल वॉल, लेकिन डिसिमिलैरिटी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, जितनी सिमिलैरिटीज होंगी उतना वो और करीब, जैसे मिसाल के तौर पर आपके जितने भी फोर फादर्स, मेरे जितने भी फोर फादर्स, और इस वक्त जितने भी खानदान के लोग होंगे, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगे, देख के पहचान जाएंगे, अच्छा नहीं है जो आपके जाने वाले होंगे, अच्छा उमर तुम्हारा भाई ये लगता है, बोलते हैं ना मुनाफ आपका भाई ये लगता है, वो आपका कजन था क्या, नहीं फेस मैच कर रहा था, आज बेटा इधर से, ठीक है, फेस मैच कर रहा था, व्हाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, द सिमिलैरिटीज। ठीक है, किसकी वजह से, सिमिलैरिटीज की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अच्छा अमेरिका, उमर आपका, मैं गया था अमेरिका और जो है अमेरिका में एकदम जो है वो वहां पे आपके भाई भाई रहते हैं क्या, कैसा, मैं अमेरिका से अभी तो दूर दूर तक अभी फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं, मैं गया ही नहीं, और तो यहाँ पे वही चीज है, तो क्या फिर कैसे, तो इसका मतलब व्हाई, डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो जितना सिमिलैरिटी होगी उतना वो कॉमन ग्रुप्स में आते चले जाएंगे। क्यों ऐसा हो?
भाई भाई सिमिलैरिटीज जितने को उतना कॉमन ग्रुप में रखोगे ना। नहीं नहीं, जैसे अमेरिका में अगर ऐसे मिल गया तो नहीं तो वो डिपेंड बिकॉज ऑफ डीएनए हो सकता है। ठीक है, सब एक ही से डिसेंड हुए हैं ना, तो डीएनए सिमिलैरिटीज तो मिलेंगी। तो यहाँ पे वही चीज है कि जितना सिमिलैरिटी मिलती जाएगी कैरेक्टर में उतना वो कॉमन ग्रुप्स में आते चले जाएंगे, और जितना डिसिमिलर कैरेक्टर होगा उतना ही अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते चले जाएंगे। इसीलिए प्लांट अलग ग्रुप है, मैं मोटा मोटा भी बता रहा हूं। एनिमल एक अलग ग्रुप है, बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप है, फंगस का एक अलग ग्रुप है। क्यों? सिमिलैरिटी ज्यादा है। लेकिन इसी एनिमल में क्या है, देखो ऑक्टोपस भी है इसी एनिमल में, क्या है अर्थवर्म भी है इसी एनिमल में, क्या है बर्ड भी है। ठीक है, बर्ड को उठा के प्लांट में तो नहीं रखा गया ना, बर्ड को उठाए किस में रखा गया, एनिमल्स में। Why? Because they have the animal features. Basically, they are made up of animal cells. ठीक है, क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसको हम बताएंगे कैसे किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट? द टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। क्या चीज? नहीं, बहुत बड़ा कोर्स कंप्लीट हो चुका है भाई साहब। रिवीजन, अरे रिवीजन के तो बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। अरे बहुत हाँ ये सोच के आए थे हाँ मेरा साइंस का एग्जाम है, साइंस पढ़ाएंगे तो हाँ ना। आप टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, और जो है व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव हैं, जीसी पे बहुत एक्टिव है। चीख चीख के मैंने बोला कि जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक समझने हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, ताकि मैं उसको कवर करूं। तो जब साइंस का था, जब साइंस का था है मतलब था, यू वर नोइंग, नाउ यू आर टेलिंग, तो मेरे लिए था ही ना, आपके लिए है ना। तो जब था तो उस वक्त जब मैसेजेस के क्यों नहीं टॉपिक्स मिले मुझे? दूसरे सब्जेक्ट में लगे थे। डिलीटेड। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बोला भी था कमिटमेंट, और कोई टॉपिक्स नहीं है पिछले 4 दिन से। ना किसी स्टूडेंट ने मुझे मैथ का टॉपिक भेजा ना साइंस का टॉपिक भेजा। 2 दिन तो वापस किया इन लोगों को जी, 2 दिन, एक दिन और एक दिन और। नेक्स्ट डे भी कहाँ टॉपिक था, मैथ का कोई टॉपिक था? एक दिन तो तुम्हारे साथ गए थे, एक दिन और हम लोग गए थे, हम आदित्य और तुम लोग आए थे, सर को भगा दिए सर मार के डंडा से। तो अटेंडेंस लगी, सब कुछ हुआ, बस टॉपिक नहीं था, डंडा से मार के भगा दिए। टॉपिक दिया इंटरपीरियड में और इंटरपीरियड आज रात में कल सुबह में व्हाट्सएप कर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब। अब जब मैंने स्टार्ट किया तो अब टॉपिक ना सर 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 एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद का मतलब बिजनेसमैन होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में खुद से कुछ स्टार्टअप करना। एंटरप्रेन्योर मतलब विस्तारपूर्वक पढ़े। ठीक है, तो लिखिए इसको, द ब्रांच ऑफ साइंस और साइंस में स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with okay deals with the identification, classification and nomenclature अब इधर and nomenclature of an organism is called taxonomy. The branch of biology which deals with identification, classification and nomenclature of an organism is called taxonomy. यानी कि वो बायोलॉजी की ब्रांच, रिपीट नहीं करना,
वो बायोलॉजी की ब्रांच जो आइडेंटिफाई करने में, यानी कि ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको फिर क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फीचर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज जो ऑलरेडी ग्रुप्स बन चुके हैं, उसमें उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर वो कुछ एक्सेप्शनल फीचर है तो फिर उसका एक नया ग्रुप रेडी किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसको क्या दिया जाएगा, एक नाम, ठीक है, नाम दिया जाएगा ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सके और उसको बुला सकें। क्या चीज? nomenclature. Nomenclature of an organism is called taxonomy. Okay. Now, father of taxonomy यानी कि जिन्होंने सबसे पहले हम ये कह सकते हैं जो डेटा रिकॉर्डेड है, that is father of taxonomy, that is Linnaeus. That is known as what? The father of taxonomy. ठीक है, Linnaeus, Linnaeus, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द टैक्सोनॉमी। अब इसके, अब देखो आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन फीचर को अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज नहीं, यहाँ पे 9th क्लास में वो डिटेल में है ही नहीं। आइडेंटिफिकेशन कीज होती हैं बेसिकली, वो +2 लेवल पे 11th में हम स्टडी करते हैं जब सेम चैप्टर को करते हैं। यहाँ पे जो हम मेनली स्टडी करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन, यानी कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए गए, एन ओवरव्यू, और नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम इसका जो पार्ट है वो स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर, मींस द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितने तरह का है ये सब नॉमेनक्लेचर? I don't know, they are not active on Telegram or what? Same cheese. कौन है सर? हम तो रोज मैसेज नहीं देखते थे सर, कोचिंग ऑफ थी तो सर कहें विदाउट मैसेज दो, सही जाएंगे देखे तो ये डाउनलोड किए। ओके, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, नॉमेनक्लेचर यानी कि ऑर्गेनिज्म को नाम देना स्टार्ट हुआ पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर से। मतलब ऑर्गेनिज्म के नाम हुआ करते थे और 3-3 4-4 लाइन के, मतलब उनके पूरे पूरे फीचर्स जो है वो उसमें डिफाइन हो जाते थे, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन का एक नाम, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आज भी है, देखो घर वालों को कैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बहुत कम लोग का ऐसा तेज दिमाग होता है। पहले स्टडी लिमिटेड हुआ करते थे, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में लोग होते थे। आज स्टडी बहुत हो चुकी है, रिसर्च बहुत हो चुकी है, तो एक ही फील्ड को पढ़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, और उस फील्ड का एक टॉपिक पढ़ने में सिर्फ प्रोटीन के ऊपर लोग पूरी रिसर्च कर पाते हैं। समझ रहे? तो देखो नहीं समझ में आता सब बैठ के देखो बस। नहीं, वो ऑलरेडी छोटा फॉन्ट है, मैं जो शो करने की कोशिश कर रहा हूँ मींस जूम करके देखिए क्लासिफिकेशन और अब यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है, बहरहाल अगर होगा तो मैं उसको सेंड करूंगा, ठीक है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ। दिखा दिए हाँ, ठीक है। तो नेमिंग यानी कि नॉमेनक्लेचर जो है पहले ऐसा हुआ करता है, मींस पॉलिनोमियल, ठीक है, 2-2 3-3 लाइन, 4-4 लाइन के पूरे पूरे नाम, तो वो डिफिकल्ट होते थे याद करना। फिर बाद में इस सिस्टम को और सिंपल किया गया, ठीक है। वो क्या किया गया अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, नॉमेनक्लेचर में जब ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है तो लैंग्वेज का इशू आया। लैंग्वेज
जैसे मिसाल के तौर पर भाई स्पैरो इंग्लिश में इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इंडिया में आ जाइए, अगर यूपी में जहां हिंदी बोली जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? गौरैया। गौरैया, ठीक है, दैट इज इन हिंदी। फिर उसके बाद इवन मतलब अगर अभी तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की बात हो रही है, अगर जापान की बात करें तो जापान में इसको सिज्यून बोलते हैं, जापानीज में सिज्यून। फिर उसके बाद फ्रांस में इसको कहते हैं पार्डल, PARDAL, पार्डल। तो यहाँ पे लैंग्वेज इशू आया कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है, जितनी कंट्रीज उतने नाम। इवन इवन अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में ही इस स्पैरो को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इंडिया ही में। तो रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया ना, एक ये चीज लैंग्वेज के साथ है कि विच लैंग्वेज टू चूज दैट। भाई एक नॉर्मल एक आदमी है, इंडियन साइंटिस्ट है, तो वो जान रहा है वो गौरैया है, ठीक है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट वो जान रहा है कि वो स्पैरो है। तो अगर आगे बात होगी तो फिर कैसे? लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, ठीक है। दूसरी इशू क्या आया, कॉमन नेम में कंफ्यूजन आया। और कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नैक्यूलर। क्या बोलते हैं? वर्नैक्यूलर नेम, कॉमन नेम। जैसे सिल्वर फिश, नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा? फिश होगी, लेकिन बेसिकली ये इंसेक्ट होता है। कंफ्यूजन हुआ ना, ठीक है, नाम से। देखो एट को पढ़ा थे क्या? चैप्टर तो 10 पढ़ते हैं, इसी करने से दिस इज सिल्वर फिश, दैट इज एन इंसेक्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, सिल्वर फिश एक इंसेक्ट निकला। इसी तरह स्टार फिश सब जानते हैं। अब स्टार फिश नाम से लग रहा फिश है, बट इट्स व्हाट, इट्स एन इकाइनोडर्म, इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्म है, इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल। जैसे एक मैमल एक एनिमल है, उसे इकाइनोडर्म भी एक एनिमल, ठीक है। तो यहां पे ये बात हो रही है कि ये जो कॉमन नेम्स हैं इनसे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा नाम होना चाहिए जहां पे लैंग्वेज बैरियर ना हो, रीजनल बैरियर ना हो, और वर्नैक्यूलर यानी कॉमन नेम बैरियर ना हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक पॉइंट समझ में आया? नॉमेनक्लेचर में लैंग्वेज कौन यूज करना है? Aditya, where is Shivam? He has not joined yet. ओके तो यहां पे एक बात है कि लैंग्वेज का इशू आ रहा है, ठीक है, चाहे वो कंट्री वाइज हो, चाहे वो रीजन वाइज हो, चाहे वो कॉमन नेम जो यूज हो रहा है वर्नाक्यूलर, मतलब कि जो उसको बुलाया जा रहा है जिस नाम से, हालांकि वो उसके फीचर से मैच भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज यूज की जाए जो चेंज ना करे, हर कंट्री में उसका मतलब एक हो, पॉइंट को समझना। और ऐसी वही लैंग्वेज हो सकती है जो कैसी लैंग्वेज हो, डेड। डेड लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो ना बोली जा रही हो, जो ना यूज की जा रही हो। क्योंकि लैंग्वेज जो यूज की जाती है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक लैंग्वेज बोली जाती थी किसी जमाने में, अब वो नहीं बोली जाती है, तो ऐसी लैंग्वेज क्या कहलाती है? और उसके जो भी टर्म्स होंगे, मतलब अगर हिंदी इस वक्त चल रहा है, आगे चल के हिंदी नहीं बोलेंगे तो डेड लैंग्वेज में या वो डेड लैंग्वेज हो जाएगी। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके टर्म्स का मतलब चेंज ना करे, और वो लैंग्वेज है लैटिन और ग्रीक, जो अब नहीं बोली जाती। इसीलिए देखा होगा जितनी भी साइंटिफिक टर्म्स होते हैं लैटिन में होते हैं, सेलुलर, सेल, ठीक है। तो ये इसीलिए इन लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है क्योंकि इनका मतलब अब चेंज नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर डेड लैंग्वेजेस। और इस नाम में, यानी इस लैंग्वेज में जो नाम दिया जाएगा अब ऑर्गेनिज्म को, वो नाम पूरी दुनिया में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे नेम को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम कहते हैं।
ठीक है, जैसे अगर गौरैया की बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम है, अभी उसके बारे में बताऊंगा, मैं सिर्फ नाम के बारे में बात कर रहा हूं, पासर डोमेस्टिकस। अच्छा, अब आप कहेंगे सर तो ये कॉमन पीपल, तो ये कॉमन पीपल के लिए नहीं है। ये बात किसकी हो रही है? साइंटिफिक वर्ल्ड की बात हो रही है, साइंटिस्ट की बात हो रही है, क्योंकि कॉमन पीपल से मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन पीपल तो अपनी रीजनल लैंग्वेज ही बोलेंगे, यहाँ पे उनके समझने की बात है जो उस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उस स्टडी से ताल्लुक रखते हैं। तो पासर डोमेस्टिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, अब कोई भी साइंटिस्ट हो, जापानीज हो, इंडियन हो, फ्रेंच हो, डच हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी हो, अगर किसी ने बोल दिया पासर डोमेस्टिकस तो सब समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। जापानी समझ जाएगा सुजून की बात हो रही है, ठीक है, फ्रेंच समझ जाएगा पार्डल की बात हो रही है, इंडियन समझ जाएगा गोरिया की बात हो रही है, ब्रिटिश समझ जाएगा, अमेरिकन समझ जाएगी स्पैरो की बात हो रही है। पॉइंट समझ में आए? तो साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? साइंटिफिक नेम डेड लैंग्वेजेस में दिए गए, मानिए नॉमेनक्लेचर हुआ। अब जब बात आई नॉमेनक्लेचर की, यानी कि अब लैंग्वेज भी चूज हो गया, तो पहले वही पॉलिनोमियल जो लिनाइस ने ही इंट्रोड्यूस किया था, लिनाइस कैरोलस, उसका पूरा नाम है कैरोलस लिनाइस, कैरोलस लिनाइस, लिनाइस का पूरा नाम, ठीक है, सी लेनाइस भी लिखता है, कैरोलस लेनाइस भी होता है, लेकिन बाद में उसने इसको इजी कर दिया। ठीक है, क्या किया उसने? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया। बाइनोमियल, बाई मींस टू, नोमोस मींस टर्म, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब कि उस साइंटिफिक नेम जो होगा उस ऑर्गेनिज्म का, उसमें सिर्फ दो टर्म होंगे। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कॉमन नेम है, लेकिन अगर आप ह्यूमन की बात करें दैट इज होमो सेपियंस, दैट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। अब यहां पे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी शर्तें हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टडी एन ओवरव्यू। ठीक है, इसको लिखते वक्त दो टर्म्स होंगे और दोनों टर्म्स अलग अलग लिखे जाएंगे, मिला के नहीं लिखे जाएंगे। पहला टर्म कहलाता है जीनस और दूसरा टर्म कहलाता है स्पीशीज। ठीक है, पहला टर्म क्या कहलाता है? जीनस, और दूसरा टर्म क्या कहलाता है? स्पीशीज। हर चीज में मतलब यस, पासर डोमेस्टिकस, तो पासर क्या है? जीनस, डोमेस्टिकस क्या है? स्पीशीज। पैंथेरा लियो, दैट इज एशियाटिक लॉइन, लॉइन। फिर होमो सैपियंस जो है लैटिन में होगा एग्री? नहीं, लैटिन है ना, मोस्टली आपको लैटिन में ही मिलेगा। ठीक है, पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा क्या है? जीनस, लियो क्या है? स्पीशीज। तो जो भी नाम होगा साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, उसमें दो टर्म्स होंगे, पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज। और सेकंड क्या कि ये दोनों टर्म्स अलग अलग लिखे होंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह लिख दिया और फिर एक दूसरे पेज पे लिख दिया, ये भी नहीं करना है, बराबर में होंगे, बट देयर मस्ट बी अ स्पेस बिटवीन द टू। उसके बाद ये दोनों जो टर्म्स हैं, जीनस का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल में होगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया होमो, दैट इज रॉन्ग। और इसका स्मॉल रहेगा। साइंटिफिक नेम की जरूरत इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द जो रीजन है, लैंग्वेज चेंज होती है। स्पैरो को ब्रिटिश में स्पैरो बोला जाता है, हिंदी में गौरैया बोला जाता है, तो कंफ्यूजन होगा। यहां पे बेटा साइंटिफिक वर्ल्ड की बात हो रही है, साइंस में पहुंचेंगे। लैंग्वेज जरूर इंग्लिश जो है वो, आपको पता है इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, शायद नहीं पता है ये। इंग्लिश इज नॉट द मोस्ट स्पोकन, बेटा इंटरनेशनल है। ओ आदित्य, अच्छा हो गया। यहां पे वही बात हो रही है, इसीलिए तुमने लेट ज्वाइन किया है, लेक्चर को दोबारा देख लेना। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन दैट इज नॉट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, पहली चीज। और इंग्लिश में अगर किसी चीज को बोला जा रहा है तो जापानी जरूरी नहीं है कि उस इंग्लिश को सीखे। यहां पे साइंटिफिक वर्ल्ड की बात हो रही है, नॉट कॉमन पीपल। हाँ ओ, इसलिए अगर लेट ज्वाइन किया है तो। जीनस का पहला लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल। उसके बाद सारे लेटर से स्मॉल होंगे और स्पीशीज के सारे लेटर से स्मॉल होंगे। आप ये नहीं लिख सकते कि हमने लिखा यहां पे होमो फिर उसके बाद ये कैपिटल सेपियंस, नो,
ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें बता रहा हूं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त जो फॉन्ट होता है वो कौन सा यूज होता है, इटैलिक्स। यानी बुक्स में आपने देखा होगा कि जैसे लिखा हुआ है तो ऐसे इटैलिक्स लिखा होता है, कभी गौर किया है, तिरछे में लिखा होता है ये, लेकिन हर बंदा इटैलिक्स नहीं लिख सकता, इसीलिए अगर आप नॉर्मल फॉन्ट में लिख रहे हैं तो उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दिया, और ये मस्ट है। हाँ, और सेपियंस अलग लिखा और फिर उसको भी क्या किया, अंडरलाइन। अंडरलाइन आप एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों टर्म्स को हमें अंडरलाइन क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, इसमें कोई इशू, ठीक है। क्यों नहीं कॉमन नेम को यूज किया जाता है साइंटिफिक वर्ल्ड में, क्योंकि कॉमन नेम के बहुत सारे इश्यूज है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है नाम से, रीजनल बैरियर है, कंट्री बैरियर है, लोकेलिटी बैरियर है, ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर है, तो ये सारी चीजों की वजह से हम साइंटिफिक नेमिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मींस डेड लैंग्वेज, दैट इज लैटिन और ग्रीक, और उसमें आज जो एक्सेप्टेड है वो कौन सा है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये तो हो गई नेमिंग की बात। अब आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट द क्लासिफिकेशन। ये नॉमेनक्लेचर खत्म, हाँ, नॉमेनक्लेचर खत्म, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं है। क्या समझ नहीं रही, हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, बस इतना ही इसमें है ना। मतलब इसको पढ़ना बहुत भारी पड़ा है सर, बुको भी पढ़ा है, कितना नहीं बात करनी। पूरा लेक्चर ही नहीं लग गया। मैं ये कह रहा था कि क्लासिफिकेशन ये चैप्टर जरूर डिलीटेड है, लेकिन क्यों जरूरी है, क्योंकि प्लस 2 लेवल पे जब आप जाके एंट्रेंस देंगे तो ये कवर करता है पोर्शन, ठीक है। और जब 10th पढ़ेंगे तो बेटा 10th में 9th याद भी नहीं आता। अगर 11th क्वालिफाई करना है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, एमयू हो गया, जामिया हो गया, सीएचएस हो गया, तो 10th में 9th याद ही नहीं आता है। इतना काम होता है, इतनी सारी चीजें होती है, एकदम लास्ट में जब बोर्ड हो चुका है तब अरे 11th एंट्रेंस भी देना, समझ में। तो यहाँ पे वही चीज है कि दोज हु विल कंटिन्यू, तो ये जो 10th में होता है, इसीलिए मैं 9th याद दिलाता रहता हूँ कि पढ़ते रहो, उसको देखते रहो, समझते रहो, रिवाइज करते रहो। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं बताऊं, मेरे जितने भी बच्चे क्लास अभी तक, यस, ठीक है, क्वालिफाई किया है, वो 99% बच्चे रेगुलर बैच के बच्चे रहे हैं। क्रैश कोर्स सिंपल एक रिवीजन होता है, बहुत ही किस्मत की बात है कि क्रैश कोर्स किया। जैसे आपने देखा नहीं, आकाश वाकाश का जब रिलीज होता है एडवर्टीजमेंट, तो उसके जो चेयरमैन होता है उसके ऊपर मैसेज होता है कि क्रैश कोर्स आर ओनली बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव स्टडीड 2 years कंप्लीटली। जिसने 2 साल अच्छे से पढ़ा है उसके लिए क्रैश कोर्स फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो लोग ज्यादातर अब डिपेंडेंट किस पे हो जाते हैं, मैंने बताया ना 99% बच्चे जो क्वालिफाई करते थे वो कौन से, रेगुलर बैच के, क्योंकि जब आपने 2 साल अच्छे से पढ़ लिया उसी चीज को तो पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम पॉलिश। अब क्रैश कोर्स का फायदा है वो 2 महीने 2.5 महीने में जो क्या होगा, रिवाइज, जिसमें एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज होता है, समझ रहे भाई। 3 महीना है तो अकॉर्डिंग टू दैट खुद कैलकुलेट कर लो, वहां पे मैथ्स भी होगी, साइंस भी होगी, एसएसटी भी होगी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इफ इन एमयू, नॉट उर्दू इफ नॉट इन जामिया एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। जामिया में पूछते हैं उर्दू, सीएचएस में नहीं पूछेंगे कभी, एसएसटी एमयू में नहीं पूछेंगे, आपका वहां पे नहीं पूछेंगे, जामिया में नहीं, जामिया में पूछते हैं एसएसटी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन कहते हैं किसको, जैसे आप देखते हो मॉल्स में जाते हो, मॉल्स में आप एंटर करो, जैसे अंगोसी में अपना बाजार है, ठीक है, जो उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि अपना बाजार की अगर हम बात करें, तो आप जब एंटर करो तो जैसे ही सामने हो वहीं पे सेल्स रखे हो, वहीं पे डीओ भरे हुए रखे हो, वहीं पे बिस्किट रखा हो और सब मिक्सअप हो, आप जाओगे वापस आ जाओगे, समझ रहे, खरीदने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन का एक नेचर है कि वो हर चीज सिमेट्री में देखना चाहता है, हर चीज बराबरी से देखना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पर साफ सफाई एक होता है कि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीनिंग, लेकिन यही चीजें हैं
रूम में चीजें फैला दो, रूम गंदा लगेगा, चाहे वो एकदम अच्छे से पोछा वोछा लगा हो, सारे आर्टिकल्स एकदम साफ सुथरे हो, लेकिन फैले हुए तो रूम गंदा लगेगा, यू विल नॉट फील गुड। लेकिन जैसे ही आप जाओ, उसको चीजों को अपनी अपनी पोजीशन पे रख दो, वही रूम आपको अच्छा लगने लगता है। वो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि हर चीज इंसान जो है देखना चाहता है इन द सिमेट्रिकल फॉर्म, क्लासिफाइड ग्रुप्स, ठीक है। इसलिए आप जाते हो तो पता चला सोप का एक अलग सेक्शन है, डिओ का एक अलग सेक्शन है, बिस्किट्स का अलग सेक्शन है, नमकीन, अगर नमकीन का भी है, ऐसा नहीं है कि भाई एक तरह की नमकीन है तो उसको भी मिक्स करके रख दिया, एक तरह की एक रो बना होता है, दूसरे दूसरा। तो वाई, बिकॉज आप जाते हो तो आपको सूदिंग लगता है, तो एक सामान के बजाय 10 खरीद लाते हो, ठीक है, कि हाँ चलो ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात, और वही अगर फैला हुआ हो तो क्या होगा, आप जाओगे 10 की जरूरत है, अरे चलो ये सामने ये रहा, कौन ढूंढे, ठीक है। तो वही होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ह्यूमन नेचर है। तो जब भी बोर्ड या नाइन्थ में प्रैक्टिस को कितनी बार बताता हूँ कि बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो सोल्यूशन, क्योंकि अगर कॉपीज तुम्हारी अच्छी नहीं हुई तो एग्जामिनर क्या होता है, यस, अगर प्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जहां अच्छा मिलना भी चाहिए, तुमने लिखा कंप्लीट है, अगर कोई अच्छी राइटिंग में लिखा होता है, या फिर साफ सुथरा का मतलब ये नहीं कि एक एक एकदम कंप्यूटर की तरह लिखा हो, साफ सुथरा का मतलब है कि जो लिखा है वो क्लियर हो, ये भी चल जाएगा। यस, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि तब एग्जामिनर क्या होगा, अच्छा फील करेगा और आपकी कॉपीज अच्छे से चेक हो जाएंगे। तो ये सारे चीजें मैटर करती हैं, या सर्च करने में भी इजी होता है, यस। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी ना। टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, यानी किस ग्रुप में जाएगा, फिर उसको एक नाम देना, ये पूरा क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। लेकिन उसी का ब्रांच हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, अब क्या पढ़े, क्लासिफिकेशन। मतलब हम जब ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सर बुक के लिए या सबसे ज्यादा बुक मिलेगी जो बुक के भी सर नहीं नहीं बुक, यूट्यूब पे अपने आज के लेक्चर देखते हैं, सर ये लेक्चर लाइव होगा ना, पब्लिक, यस यस। ओके, अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, मार्कर, और ये है पेन। अगर आपको यहाँ पे कई सारे मार्कर, कई सारे पेन लिख दिया जाए, तो मार्कर के साथ पेन रखोगे, यानी आपको अगर मैं दे दूं अभी 10-15 मार्कर, 10-15 पेन, तो मार्कर के साथ पेन रख दोगे। अगर मैं कहूँ क्लासिफाई करो, रख दोगे, दोनों का सेम फंक्शन है, अरेंज करना है, तो मार्कर्स को अलग रखोगे ना, पेन्स को अलग कहोगे, कहोगे कि ये पेन और ये मार्कर है, ये मार्कर है, मार्कर है ये, तो वही हुआ ना कि यू आर स्पेसिफिक विथ इट, ये मार्कर ही है। व्हाई, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें मिले हैं अभी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं। It is having the cylindrical body, it is also having the cylindrical body. It is also used for writing, it is also used for writing. It is also having the ink, it is also having the ink. It is also having the cap, it is also having the cap. Similarities हैं, लेकिन this is used for writing on the board, whiteboard, dissimilarity आ गई, and this is used for writing on the paper. तो similarities हैं, लेकिन हाँ, नहीं, पेपर पे आप लिख सकते हो, लेकिन इससे आप बोर्ड पे नहीं लिख सकते ना, समझ रहे। तो यहाँ पे वही चीज है, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे वही डिसिमिलैरिटी आ गई ना, तो अब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बेसिस पे, ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी बेसिस पे हमने इनको दो अलग अलग ग्रुप में रखा। वन ग्रुप इज कॉल्ड मार्कर्स एंड वन इज कॉल्ड पेन। अगर मैं कहूँ पेन उठाओ, आप ये उठा के दोगे तो मैं आपको शाबाशी दूंगा, यही करूंगा। और मैं कहूँ कि मार्कर उठाओ, आप मुझे ये उठा के दोगे तो मैं आपको शाबाशी दूंगा, वाह बहुत अच्छा बच्चा है, यही होगा ना, शाबाशी दूंगा कि पिटाई होगी, कि ये पेन है, कि ये मार्कर है, ये पेन है, बोलूंगा ना। व्हाई, बिकॉज दे हैव द सिमिलैरिटीज बट दे हैव आल्सो द डिसिमिलैरिटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, तो वो ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कहलाती है,
that will be known as what? The classification. Means the branch of taxonomy, the branch of taxonomy which deals with एक मिनट, which deals with एक मिनट, नहीं तो वही है ना, अब बात करें तो वो चीज माइंड में आ रही. द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी विच डील्स विथ द making of different groups for an organism on the basis of similarities and dissimilarities is called classification. ठीक है? Means the branch of taxonomy which deals with the making of different groups for an organism on the basis of, yes, similarities and dissimilarities is called classification. उसको हम क्या बोलेंगे? Classification बोलेंगे. ओके, तो या इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब सिंपल, देयर आर मेनी डेफिनेशंस. द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी व्हिच डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स of an organism, या for an organisms, या for organisms on the basis of similarities and dissimilarities, that is called what? The classification. ठीक है, तो आज इतना ही. अब कल इसके आगे स्टडी करेंगे. क्या चाहिए? नो, नहीं नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं. अरे सर, ठीक है, तो सर, यस सर, थोड़ा लेट कर सर पहले कर दो. ओके, सो अब इसके आगे जो हम स्टडी करेंगे कल, दैट विल बी सही वो द टैक्सोनॉमी. ओके, क्या सर मैथ पढ़ेंगे? नहीं, इससे क्या आगे स्टडी करेंगे ना. सर सर पूरा खत्म सर कर आप दो कल इसके बाद टॉपिक में. भेजेंगे सुबह में. कल नहीं, अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ होगा. क्लासिफिकेशन तो खत्म क्योंकि ही हो इसी में गया. तुम पूरा खत्म कर दोगे. क्लासिफिकेशन तो खत्म ही हो जाता, क्या 2-3 दिन तो है.